अनुपम जी, isn't it too much of a coincidence कि एक जो विनिंग कैंडिडेट है उसका मार्जिन ऑफ विक्ट्री सिर्फ 48 वोट्स का ही है, फिर अचानक उनके रिलेटिव के पास एक फोन आ जाता है जिसको कहते हैं ना एक सर्कल ऑफ इवेंट्स, द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज सीम टू क्रिएट डाउट कि ऐसा हो गया कि उन्होंने फोन ले लिया, वो काउंटिंग सेंटर के अंदर थे, फिर वो 48 वोट से जीत भी गए। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो गया? नहीं, ऐसा कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। सच ये है कि ईवीएम के वोटों की जब काउंटिंग पूरी हुई तब उस समय जो एमवीए यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे वो 1 वोट से लीड कर रहे थे। मतलब ईवीएम को अगर हैक किया जाता तो कभी भी 1 वोट से वो लीड करते हुए नहीं दिखते। उसके बाद जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं, जिसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है, वो बाई पोस्ट आया हुआ बैलेट, वो बैलेट पेपर, उस पोस्टल बैलेट जिसकी काउंटिंग पहले से हो गई थी सुबह 8 बजे, जिसके तहत 1500 मेरे ख्याल से 1550 वोट वायकर को मिले थे और 1501 वोट इसको मिले थे, कीर्तिकर को, और वो वोटों की काउंटिंग होके वहां पड़ी थी। जब ईवीएम के सारे वोटों की काउंटिंग हो जाती है तो उसमें पोस्टल बैलेट के वोटों को ऐड किया जाता है। तो ईवीएम के काउंटिंग के बाद वो 1 वोट से ऑलरेडी आगे थे। और अगर आपको एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट के हिसाब से कोई शक, या जिसको हम कहते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस, या किसी प्रकार का शक पैदा करना है, तो अमोल कीर्तिकर का भी 1 वोट से आगे होना कहीं ना कहीं शक पैदा कर सकता था आगे जाके। लेकिन थोड़ा सा मामला पलट गया, क्योंकि जब पोस्टल बैलेट के वोट दोनों कैंडिडेट के वोटों के साथ, ईवीएम के वोटों के साथ ऐड किए गए, तो 48 वोटों से जो ये कीर्तिकर साहब हैं वो पीछे छूट गए और हमारा कैंडिडेट आगे आ गया। अब ये एक महज संयोग है, ये लोगों का दिया हुआ वोट है। अब इसके आधार पर रोज झूठ बोलना और दुष्प्रचार करना, यह उबाठा की तरफ से यूबीटी शिवसेना जो है, ठाकरे ग्रुप, उसकी तरफ से चल रहा है। मेरा यह कहना है कि श्रीमान कीर्तिकर को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो 48 वोट से हार गए। ऐसा नहीं कि वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं। इस देश में 9 वोट से भी लोग जीते हैं और हारे हैं, 1 वोट से भी लोग जीते हारे हैं। एक सांसद को तो मैं जानता हूं, झारखंड के सांसद थे, जो 9 वोट से जीत करके लोकसभा में आए थे। तो ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन ये जो सारी बातें कही जा रही है, इसमें तथ्य नहीं है। जो आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात कर रही है, जो कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है, आधी बातें झूठ है इसमें। जैसे मिड डे ने आज माफी मांग ली कि साहब मोबाइल से कोई ईवीएम अनलॉक नहीं हुआ था और मोबाइल में किसी प्रकार का कोई ओटीपी जनरेट नहीं हुआ था, बावजूद उसके सामने ने आज वो खबर छाप दी है। कल दिन भर जिन नेताओं ने इसका दुष्प्रचार किया उसके खिलाफ हमने जवाब दिया। हमने सवाल पूछा कि भाई दुनिया में कौन सा ईवीएम है जो मोबाइल से ऑपरेट होता है, क्योंकि ईवीएम एक वायरलेस किस्म का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी वायर से कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो अपने आप में एक अलहदा एक इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे किसी एक कॉर्डलेस किसी डिवाइस से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ये एक फैक्ट है। इसके बावजूद कल दिन भर लोग चलाते हैं और आज जब रात तक जब स्थापित हो गया कि ये खबर ही गलत थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी, फिर जो वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थी वंदना सूर्यवंशी, उसने अपनी सारी स्टेटमेंट दिए, फिर पुलिस स्टेशन ने बताया कि भाई हमारे पास जो केस है महज इस मुद्दा से जुड़ा है कि मोबाइल वहां आया कैसे, किसका मोबाइल था वो, और उसका हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बावजूद इसके सामने ने एक झूठी खबर छापी है। तो ऐसे झूठी खबरों के आधार पर एक शक निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। वो जीत 100% सही है। रविंद्र वाइकर उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट के चुने हुए सांसद हैं, ये एक ऐतिहासिक सच है। और अमोल कीर्तिकर 48 वोट से हारे हुए उम्मीदवार है, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है, वरना रोज झूठ बोल करके लोगों के बीच शक पैदा करना मुझे लगता है कि पूरे लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए हानिकारक है। पर कोइंसिडेंस सिर्फ यही खत्म नहीं होता है, एक कोइंसिडेंस और भी है। यहां पर शिवसेना कह रही है कि हर राउंड के बाद जो है रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे कि भाई कौन कहां पे है, कौन आगे है, कौन पीछे है। 19th राउंड के बाद अचानक से यह अनाउंसमेंट नहीं किया गया, ऐसा क्यों हुआ? फिर यह सरासर झूठ है, यह सरासर झूठ है। सच यह है कि काउंटिंग के दिन 4 जून को शाम को 5:40 पर अचानक मीडिया पे खबर उड़ा दी शिवसेना उबाठा के लोगों ने कि अमोल कीर्तिकर 2000 वोटों से जीत गए।
जबकि 1 लाख वोटों की काउंटिंग बाकी थी उस समय। और जब 1 लाख वोटों की ईवीएम वोटों की काउंटिंग होती है तब कहीं जाके वो 1 वोट से लीड लेते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में समझ लीजिए कि 6 साढ़े 6 बज गए थे और इसको स्वीकार कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद उसमें पोस्टल बैलेट जोड़े गए, तो कभी कोई काउंटिंग की प्रक्रिया रोकी गई जानबूझ के, ऐसा होता नहीं है। कई बार आप पोलिंग के दिन भी देखते हैं कि पोलिंग होते होते अचानक 10 मिनट के लिए काम रुक जाता है, क्योंकि मशीन है, मशीन कभी काम नहीं भी कर सकता है। लेकिन इसके पीछे कोई साजिश है, षड्यंत्र है, ये सरासर गलत है। और बहुत शर्म आनी चाहिए ठाकरे ग्रुप के, शिवसेना के लोगों को कि आपके 3 उम्मीदवार चुन के आ गए, उस व्यवस्था पर आपको शक नहीं होता। एक व्यक्ति हार गया तो पूरी व्यवस्था में शक कर रहे हैं और सबको एक षड्यंत्रकारी समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक हारे हुए जो एक बैड लूजर्स होते हैं ना, उसका व्यवहार ये प्रदर्शित कर रहे हैं। पर जब तक विवाद है तब तक क्या रविंद्र वायकर का ओथ लेना, लोकसभा में रहना सही है? बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। संजय राउत ने भी कहा है दैट शेयर मोरालिटी डिमांड्स दैट रविंद्र वायकर, जब तक ये प्रश्न चिन्ह नहीं हटता है उनके इलेक्शन के ऊपर, एटलीस्ट ही शुड नॉट बी टेकिंग ओथ। इट इज नॉट एथिकल फॉर हिम टू टेक ओथ व्हाइल हिज वेरी इलेक्शन इज अंडर अ क्लाउड। 2 बातें हैं। सबसे पहले, संजय राउत रोज झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, कम से कम वो मोरालिटी की बात न करें, एक। दूसरी बात, रविंद्र वायकर जो 48 वोटों से जीते हैं, उनको ओथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका एक वैधानिक प्रावधान है और कानूनन वो ओथ ले सकते हैं। ये संजय राउत बोल रहे हैं इसलिए ओथ नहीं लेंगे, ये बकवास है। हाँ, ये पूरे विषय को लेकर के चाहें तो अदालत में जा सकते हैं और अदालत में इसको चैलेंज कर सकते हैं और उसके बाद अगर कोर्ट कोई स्टैंड लेता है तब उसके बाद निश्चित तौर पर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा। अब कोर्ट भी अगर कोई स्टैंड लेता है, कोर्ट भी कोई फैसला देता है, तो देश में विद्यमान परिस्थिति में जो कानूनी व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था के का अध्ययन करने के बाद एक निर्णय लेगा। और ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि कोई व्यक्ति 48 वोट से जीत गया और जो हारा हुआ व्यक्ति है वो रोज झूठ बोल रहा है इसलिए उसको ओथ नहीं लेना चाहिए। ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। तो ये जो संजय राउत झूठ बोल रहे हैं या फिर एक लोगों के बीच जो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। Okay, Sanjay Nirupam, thank you very much for speaking to us. Of course, legal challenge will also be mounted to this particular result, but quite a fury that was fanned by this entire sequence of events. That's what I'll talk about at 8 p.m. on India Upfront as well. Taking a quick break.